कैसे काम करती है एसटीएफ, क्या है ये? जो हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है, वहाँ पर एक श्री प्रकाश शुक्ला जो गैंगस्टर था, जिसने जो है मौजूदा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उस है उनको मारने की सुपारी ले लिया। उस बात को जब पता चला तो आनंद फानंद में बुला के मुख्यमंत्री ने तुरंत एसटीएफ का गठन किया। जब आपने पुलिस में ज्वाइन किया तो आपकी उम्र क्या थी? 18 साल 7 दिन। और जब पहली बार किसी का एनकाउंटर किया तब? उस समय बस वही मेरी 20 साल रही होगी उम्र। कैसा लगा था जब पहला एनकाउंटर हुआ तो? बहुत से अपराधियों के पास हम लोग पहुंचते हैं, उनके साथ ढाबे पर, होटल में, रेस्टोरेंट पे, जैसे हम आप बैठे हैं ऐसे बगल में जाके चाय पी के चले आते हैं। वो जान भी नहीं पाते कि हमारे बगल में जो बैठा था जी टीचर में एसटीएफ। तो उसको मारने के बाद कुछ वहाँ से अंडरवर्ल्ड से कुछ आया नहीं, धमकिया कुछ ऐसा नहीं हुआ? उनकी तरफ से नहीं आया कोई रिएक्शन? हमको रिएक्शन करके क्या करेंगे, हम लोगों का पढ़ने का यही धंधा है, यही काम है। कभी ऐसा हुआ कि कोई मिशन में ऊपर से दबाव आने की वजह से लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो गया हो कि नहीं शूट करना है, छोड़ दो? जो इनकाउंटर का जो मैटर होता है वो तो मौके पर ही सुलझ जाता है, उसमें कोई वैसा मौका ही नहीं मिलता है। नंबर 1 में जो डकैत है कि उत्तर प्रदेश का शिव कुमार उर्फ ददुआ, पूरे 30 साल उसने राज्य किया और उस 30 सालों के अंतराल में कहीं भी उसकी पुलिस फाइल में फोटो नहीं है। ज्यादातर बड़े नेताओं में तो हमने देखा है कि मंचों पे तो एक दूसरे में करते हैं, लेकिन अंदर जा करके एक रहते हैं। जो बड़े टॉप 10 के जो 8-10 होते हैं वो सब अंदर एक होते हैं। जय माता दी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है आर एस तिवारी जी, जो कि वीवीआईपी सिक्योरिटी में रह चुके हैं, जिन्होंने एनएसजी में सर्व किया है, जिन्होंने 20 साल की उम्र में पहला एनकाउंटर कर दिया था। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे जो आज इन्होंने हमारे पॉडकास्ट पे बताए हैं। अंडरवर्ल्ड से लेके इनके डकैत तक कैसे इन्होंने एनकाउंटर्स किए हैं, कैसे उनके साथ सर्व किया है, कैसे उनके साथ में बैठ के चाय तक पी है। स्टार्ट करते हैं विदाउट डिस्क्लोजिंग मच। वेलकम टू द ममता पॉडकास्ट, स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट तिवारी जी। बहुत सुना है आपके बारे में, आपने बहुत एनकाउंटर किए हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप एसटीएफ में थे तो कैसे काम करती है एसटीएफ, क्या है ये? लोग जानना चाहते हैं क्योंकि हमने सिर्फ ये सीरीज़ या मूवीज़, वेब सीरीज़ में देखा है, फैमिली मैन में, इन सब में हमने देखा है, बट रियल एसटीएफ में होता क्या है? एसटीएफ वैसे इसका जो गठन है 1998 में हुआ है और इसका गठन का मकसद क्या था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है और वहाँ पर एक श्री प्रकाश शुक्ला जो गैंगस्टर था, जिसने जो है मौजूदा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उस है उनको मारने की सुपारी ले लिया। उस बात को जब पता चला तो आनंद फानंद में बुला के मुख्यमंत्री ने तुरंत एसटीएफ का गठन किया। ये उत्तर प्रदेश से तेज तर्राक पुलिस वाले 60-70-100 लोगों की तादाद में तुरंत बुलाया गया और उसको सारे वेपन सारे मुहैया करा करके, तेज तर्राक अधिकारी सारे नियुक्त करके और उसको तुरंत रन पे कर दिया गया। उसके बाद फिर एसटीएफ उस पर वर्क करके आज की डेट में बढ़ते हुए लगभग 500 की तादाद में हमारी एसटीएफ की संख्या है, जो लाखों जैसे फोर्सों पर भारी है। इतना मतलब हार्ड वर्क करती है, इतना शार्प वर्क करती है। और फिर श्री प्रकाश का इनकाउंटर हुआ एसटीएफ के द्वारा और वहीं से चर्चित हो गई और वहीं से लगातार चर्चित है। अपराध के बाद किसी प्रकार का अपराध हो, चाहे डकैत को पकड़ना हो, चाहे आपके किसी प्रकार का क्रिमिनल हो, मतलब जितने अंडरवर्ल्ड हो, जो भी सरगना है, हर प्रकार के वर्क। आजकल को तो छोटी मोटी चीज़ें भी हैं, पर्चा लीक आउट होता है, कोई भी अपराधी आईएसआई एजेंट है, हर प्रकार का वर्क करती है। और इसमें मैं लगभग जो है 2001 से और 2008 तक लगभग 7 सालों तक मैं एसटीएफ में वर्क किया हूँ। और एसटीएफ से बिफोर मैं वीवीआईपी में रहा हूँ और एसटीएफ के बाद में यूपी एटीएस का जब गठन हुआ, जब एसटीएफ पे वर्क ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इनको आतंकी को भी देखना है, आंतरिक जो बदमाश है इनको भी देखना है। और जब वार्डन ज़्यादा बढ़ा तो फिर यूपी एटीएस का गठन हुआ, तो आतंकी वाला काम एटीएस को सौंप दिया गया और बाकी काम एसटीएफ भी कर रही है। हालांकि दोनों काम मौके पर उनके भी सर्विलांस में आ जाता तो वो भी पकड़ती है, उनको आता है, लेकिन ज़्यादातर काम बांट दिया गया जिससे वार्डन कम हो जाए। तो एसटीएफ इस तरीके से बहुत ही मतलब जो है शार्प वर्क करती है, हर प्रकार के अपराधियों को बिल्कुल सही अंजाम तक बिल्कुल पहुंचा देती है एकदम।
तो यानी कि जब भी कुछ ऐसा स्पेशल टास्क होता है तो एसटीएफ को लगा देते हैं। तुरंत एसटीएफ को लगाया जाता है। ओके, तो आपने कोई ऐसा मतलब इस ड्यूरेशन के दौरान, इस टेन्योर के दौरान कोई ऐसा आपने एनकाउंटर किया हो जो मतलब बहुत मुश्किल रहा हो, जिसके पीछे आपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है, कि बहुत मेहनत के बाद फाइनली मिल गया है? कोई ऐसा एनकाउंटर प्लीज़ बताइए। हाँ, तो जैसे हम एक सबसे पहले मैं एसटीएफ में काम करने का सौभाग्य मिला कि जैसे मैं 2001 में एंट्री किया, उस समय एक चर्चित दाऊद छोटा राजन, इसके बारे में अंडरवर्ल्ड हर आदमी जानता है आज के ज़माने में, और जिसके गुर्गे, जिसके उनके सदस्य आपके मुन्ना बजरंगी, जिस पर हम लोगों ने वर्क करना शुरुआत किया, और इसको वर्क के लेकर करीबन 1.5 साल तक मेरा समय लगा। 2001 से लेकर 2003 में उनका स्काउट इंटर हुआ मुंबई में, और उससे पहले एमपी में बहुत दिनों में जा कर के रहा, उज्जैन में, उन्हीं के लिए, क्योंकि हम लोग सब सर्विलांस खुफिया तंत्र से काम करते हैं कि वो इस समय कहाँ पर हैं, उनके साथी कहाँ हैं, उनके सब कॉल, उनके लोगों के कॉल ट्रेस पे रहते हैं, और उस ट्रेस लोकेशन सेल टावर के तहत हम उन पर पहुँचते रहते हैं। उन तक बहुत से अपराधियों के पास हम लोग पहुँचते हैं कि उनके साथ ढाबे पर, होटल में, रेस्टोरेंट पे, जैसे हम आप बैठे हैं, ऐसे बगल में जाके चाय पी के चले आते हैं। वो जान भी नहीं पाते कि हमारे बगल में जो बैठा था जींस टीचर में एसटीएफ है, वो जान भी नहीं पाते, क्योंकि हमारा मकसद रहता है कि पूरी टीम को कवर करना। अगर हम उसको कवर करने गए और पता चला 4 सदस्य हैं जो इसके सक्रिय हैं, हमें चारों को पकड़ना है, तभी हमारा ये सफल होगा अभियान। वरना एक को हम पकड़े, 3 छूट गए तो फिर 3 क्राइम करेंगे, तो उस दशा में हम उसको छोड़ के चले आते हैं। इस तरह से करीबन मतलब कभी उनके 2 साथी मिल रहे हैं, फिर वो नहीं मिला, तो कभी एमपी, उज्जैन, फिर लगभग 6 महीना तक मैं महाराष्ट्र में रहा। वहाँ पर मैं कॉलोनी में रूम ले करके अपने को किसी कंपनी में एम्प्लॉय दिखा करके 4-4 महीने हम लोग वर्क करते थे, रैकी करते थे, मतलब इंटेलिजेंस का भी काम करते थे, सूचनाएं उनके बारे में पहले एकत्र करते थे। यहाँ से डेली निकल जाना है, उनके लोग कहाँ रहते हैं, क्योंकि सब सेल टावर से कॉल सब बजती है उनके सारे लोगों का। पूरा रात दिन हम लोग सो नहीं पाते सही तरीके, सारी कॉल, कौन सी कॉल मिस ना हो जाए। पता चला कि रात में 2 बजे कॉल आई, वो कॉल जब उनके मोबाइल पे जितनी कॉल आएगी वो हमारे पास। तो पता कैसे, आपको फर्स्ट टाइम कैसे पता चला कि मुन्ना बजरंगी के पीछे लगना है? कुछ ऐसा था कि वो यूपी आया हुआ था, या कुछ ऐसा, कैसे आपको स्टार्टिंग की लीड कैसे मिली? जैसे जब पोस्टिंग होती है तो जैसे सब टीम का सदस्य, जैसे पोस्टिंग होते हुए एक सदस्य, जिस टीम में हमारी पोस्टिंग की गई, उसका अभियान उस समय पर जो 5-6-7 सदस्य के टुकड़ी थी, उसका ये अभियान यही चल रहा था। उस अभियान में हम भी सक्रिय हो गए, उसी में लगा दिए गए। जैसे कोई यहाँ से एक संख्या बढ़ाई गई या कोई रिक्त हो गई, तो उसकी जब कोई पहुँचेगा तो उसकी सूचनाओं में उसी में एकत्र कर लिया गया कि ये नंबर है, ये 20 नंबर इनके साथियों का, इनमें कॉल आएगी, 1 नंबर आपको भी दे रहे हैं, इनकी जितने रिलेशन की कॉलें आएंगे उनको नोट करोगे, और बाई चांस अगर आप कॉल नहीं सुन पाए तो रिकॉर्ड हो जाएगा, सुबह उठ के डायरी में उसको मेंटेन करो, कहाँ से इनकी कॉलें आई, कैसे आई। इसी से हम लोग उस तक पहुँचते रहते लगातार। तो उसको मारने के बाद कुछ वहाँ से अंडरवर्ल्ड से कुछ आया नहीं, धमकिया, कुछ ऐसा नहीं हुआ? उनकी तरफ से नहीं आया कोई रिएक्शन? तो हम लोगों का वर्क ही यही है, हमको रिएक्शन करके क्या करेंगे? हम लोगों का पर डे का यही धंधा, यही काम है कि आज इस शिकार को निपटाए, अब अगले दिन दूसरा मिशन, एक समय में 4 चलता रहता है। अब ये तो खुल के 4, 6, 8 ऐसे हैं कि जो चर्चित है, बाकी छोटे मोटे जो 10-20 हज़ार, 15 हज़ार, 5 हज़ार के नाम एसटीएफ के दौरान हर 8-10 टपकते रहते हैं। इसकी गिनती ही नहीं है। जो बड़े वाले हैं यही थोड़ा चर्चित गिनती में आते हैं, जो छोटे मोटे लखनऊ अगल बगल पिकनिक स्पॉट इधर उधर सब होते रहते, वो तो चर्चा में ही नहीं आ पाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, साइड हुआ, बस्ते में ठंडे में गया, आगे काम खत्म, इस तरह से। लेकिन ये जो कुछ है ये चर्चित है, जिनके बारे में, और जिन पे ख्यात है, और जिन पे थोड़ा रिस्क है एक बड़ा, तो उसमें बहुत रिस्की होता है ना, क्योंकि इनमें बहुत बच के रहना कि हमारी लोकेशन कहीं ना आउट हो, नहीं पता हमको खतरा हो जाए, एकदम लोकेशन ना आउट हो। इस तरह से 4 महीने तक वहाँ पर वर्क किया, लोग जान नहीं पाए। जब उनकी पूरी सूचनाएं हो गई, उनके पूरे लगा मेन मेंबर एकत्रित हो गए, तो हम लोग जो है मुंबई में जो है उनका फिर 2003 में एक समय ऐसा आया कि झुग्गी झोपड़ियों में सूचनाएं मिली उनके सर्विलांस से, ट्रेस से, कि इनका लोकेशन वहाँ पर है। उस पर हमारी एसटीएफ की पूरी टीम पहुँची, उस पर कवर की। तो वहाँ पर जब वापस तक पहुँचे तो उनको अंदाज़ा लग गया
जब हम उनके तेज तेज से बढ़े आगे से 3-4 लोग हम लोग, तो उनको लगा कि सिविल ड्रेस में हेल्दी लोग कुछ आ रहे हैं, तो उनको कुछ शक हो गया। तो शक वैसे रहता है, वो भागने का प्रयास किए, हम लोग फिर उसी में दौड़े, प्राइवेट, हम भी प्राइवेट में, वो भी, और वो एक घरों में घुस गए हैं, और उसमें घुस गए झुग्गी झोपड़ी में। फिर उसमें बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है वो बम डाले, वो धुआं वाला, तो उसमें धुआं हुआ, पीछे के रास्ते से भागे, फिर उसको हम लोगों ने दौड़ाया, तब जा कर के 150 मीटर के अंदर उनका फिर इनकाउंटर हम लोग कर पाए सफल। इसके पीछे 1.5 साल का वर्क रहा। मतलब ये कि एक छोटे से काम तो लगता है छोटा, लेकिन इसको अंजाम देने में 1.5 साल। इसमें अगर पुलिस विभाग का भी कहा जाए, कितना पैसा खर्चा हो जाता है। हम लोग होटलों में रहते हैं, जाते हैं, गाड़ियाँ ट्रेवल करती हैं 1.5 साल तक, कितना पैसा खर्च होता है एक एक लोगों को। कभी ऐसा हुआ कि कोई मिशन में ऊपर से दबाव आने की वजह से मिशन छोड़ना पड़ा हो, या लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो गया हो कि नहीं शूट करना है, छोड़ दो, ऊपर से दबाव आया हो किसी मिशन में? ऐसा खास कोई दबाव नहीं, जो भी आता है तो जैसे हम लोग अपना काम करके तो कंप्लीट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो ऐसे केसेस में आते हैं जो ऐन मौके से छूट जाते हैं, या जिनको पकड़ के मुझे लाना जरूरी हो गया, उनको हम लोग बंधक बना लाए, उनके बारे में। और ऐसे ऊपर अप्रोच ऊपर अधिकारियों तक आती है, और वो आती है तो वो वहीं पर अपना आगे कार्रवाई कर दी जाती है, जो लीगल कार्रवाई है। लेकिन जो है, जो इनकाउंटर का जो मैटर होता है, वो तो मौके पर ही सुलझ जाता है, उसमें कोई वैसा मौका ही नहीं, उसमें नहीं होता है, कोई मौका ही नहीं मिलता है। वो मौके पे मिला, मौके पे ही तुरंत वहाँ से निपट गया, वहाँ काम खत्म हो गया। हम लोगों को भी कोई संकोच नहीं लगता है कि जो सैकड़ों लोगों का मर्डर कर चुका है, बहुत तरह का क्राइम कर चुका है, अगर वो हमारे बीच में समझिए देश समाज के लिए कलंक ही है, तो कोई इसको मारने में हमें संकोच नहीं लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम पकड़ते हैं, हमारा सेफ हाउस गोपनीय ऑफिस है, जिसमें लाते हैं सूचना एकत्रित करने के लिए, और जब उनके चेहरों से मैं भाव देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वाकई में कितना डर होता है कि एक बार मेरे बच्चों से बात करा दो, मेरी बीवी से बात करा दो। तो हम कहते हैं कि जब आप सैकड़ों लोगों को आप विधवा किए हैं, आप बच्चों को अनाथ किए, उस समय आप नहीं सोचते हैं, अब आपको दया आ रही, अब आपको त्रास आ रही है। बहुत मुझे ये लगता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मैं घुस गया हूँ तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, अब कुछ जो कुछ है मैं ही हूँ, अब इसका अंत है ही नहीं। लेकिन अपराध का तो अंत है ही, क्लियर है। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं, बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था, लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए, उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। तो जब आपने पुलिस में ज्वाइन किया तो आपकी उम्र क्या थी? उस समय मात्र मेरा 18 साल 7 दिन था। और जब पहली बार किसी का एनकाउंटर किया तब? फर्स्ट बार जो मैं पहुंचा हूं तो 1992 में, उस समय मैं पुलिस में ही था जब पहला एनकाउंटर किया। हाँ, उस समय मैं पुलिस में था, उस समय मैं कमांडोज में नहीं गया था। क्या उम्र थी आपकी? और उस समय बस वही मेरी 20 साल रही होगी उम्र। और हिंदू मुस्लिम राइट 1992 में 6 दिसंबर कांड जो चर्चित है, और अयोध्या कांड 6 दिसंबर का, उसी में जो है
पूरे देश में जो है हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था, उसमें कानपुर में खास शहर है जो जिसमें मुस्लिम बस्ती भी बहुत है, तो वहीं पर हुआ। वहीं पर काफ़ी जो है भगदड़ काफ़ी उधर, उसी में मुझे पहला इनकाउंटर करने का मौका मिला, जिसमें काफ़ी तरफ से हम लोग गिर गए, हमारे साथी भी पकड़ गए, एक आध साथी मारे भी गए, मौके पर ही पीछे से खींच ले गए। तो उसी में बहुत मार काट हुई, सैकड़ों लोग उसमें मरे उसमें जो। कैसा लगा था जब पहला एनकाउंटर हुआ? तो उस समय कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि जब ऐसा एक माहौल बनता है, हमारे भाई लोग मारे जाते हैं, साथी मारे जाते हैं, पूरा एक तरह ऐसा एक माहौल बन जाता है, उस माहौल में कुछ याद नहीं, जैसे एक होता है ना शरीर जैसे कुछ ऐसी चीज होती है, शून्य हो जाता है ना कुछ देर के लिए, इमोशंस नहीं होते हैं, कुछ नहीं, फिर उधर कहीं ध्यान ही नहीं जाता है, बस बिल्कुल फोकस एक चीज, करो मरो, बिल्कुल एकदम एक तरफ से, बिल्कुल पीछे आदमी मुड़ता ही नहीं, आगे बढ़ते रहो, मारते रहो, बढ़ते रहो बस। और यंग थे उस समय, बिल्कुल 20 साल की एज थी एकदम, उस समय का एक जुनून अलग होता है। और ख़ास तौर से 1992 के पुलिस का रुतबा एक अलग था, आज का एक अलग होता है 1992 का। तो आपने जैसे बताया कि आपने एनएसजी कमांडो भी आपने ट्रेनिंग ली है, तो वहाँ का टेन्योर में क्या फ़र्क दिखा आपको? यूपी की ट्रेनिंग, जो यूपी पुलिस की ट्रेनिंग है, और एनएसजी की ट्रेनिंग है, उन दोनों में क्या फ़र्क दिखा आपको? जमीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि यूपी पुलिस केवल आंतरिक सुरक्षा में ही रहती है। एनएसजी एक ऐसी संस्था है जो पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली है, पूरे देश की मेन राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली है। जब देश की सारी सुरक्षाएं फेल हो जाती हैं, तब एनएसजी जाकर उस पर वर्क करती है। तो मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एनएसजी संस्था में मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, जो ट्रेनिंग इतनी हार्ड है कि एक आम व्यक्ति को करना असंभव है। उस ट्रेनिंग के लिए भी उत्तर प्रदेश से जब भेजे जाते तो मात्र 30 लोग सेलेक्टेड करके भेजे जाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में हमारी पुलिस है, उसमें से मात्र 30 लोग सेलेक्ट करके भेजे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद हर परिस्थिति से गुजरने का पूरी तरीके से सिखाया जाता है कि अभाव में रह के, भूखे रह के, प्यासे रह के, 2 दिन 3 दिन ना सोते हुए भी कितनी परेशानियाँ, किसी जटिल परेशानियों से कैसे सामना किया जा सकता, कैसे निकला जा सकता है। और बहुत सारी निशानाबाजी, गोली, जो पूरे लाइफ में पुलिस वाले 30 साल 35 साल के प्रैक्टिस में नहीं चला पाते, वो मात्र वहाँ पर 3 महीने में करा दिया जाता है। इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हर स्थिति से, परिस्थिति से गुजरने के लिए, जूझने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाता है। उसके आगे दुनिया की हर चीज़ छोटी लग सकती है। जी, तो आपने बॉम्ब स्क्वाड में थे आप एनएसजी में? एनएसजी में बॉम्ब एक पार्ट है, हालांकि मेन हमको ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी गई थी, बाधाओं से निपटने का, कि अगर नदी कैसे पार करना हो तो रस्सों से कैसे पार करोगे, जंगल झाड़ियों में कैसे चलोगे, कैसे रैकी करके सारी चीज़ें वहाँ पर ट्रेन की। एक बम पार्ट था, क्योंकि अगर कोई बम मिल जाता है तो उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे, कैसे हम एक बम तुरंत हम जल्दी से बना सकते हैं, बना कर ब्लास्ट कैसे कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमको ये सब सिखाई गई हैं बेसिकली। लेकिन बेसिकली जो इनकर और टेररिस्ट से लड़ना झगड़ना निपटना असली एनएसजी का काम वही है। बम स्क्वाड जो है एक अलग से अब पार्ट बन चुका है। उस समय तो बेसिक सिखाया जाता था टेम्परेरी, क्योंकि अब बम की स्थिति कई रूपों में आ चुकी है, नए नए उसमें आ चुकी है, तो उसके लिए अलग से फोर्सेस गठन हो गए हैं एनएसजी में, जो केवल वो बम पर ही काम करते हैं। उनका रिसर्च, उनका वर्क केवल बम पर होता है। तो आप जब जैसे आप 90s के टाइम पे थे, तो एमपी में तो उस टाइम पे जैसे चंबल में डाकुओं का बड़ा नाम था कि ये गैंग है, वो गैंग है, तो आपने किसी गैंग से आपका सामना हुआ है? जी, बहुत सही आपने कहा। उस समय तो हम लोग सुना करते थे, कहानियों में सुना करते थे कि बच्चों को लोग कहते थे कि सो जाओ नहीं फला आ जाएगा, उस समय कहानी में सुना करते थे। वो चीज़ मेरे सामने भी आई। मुझे करीबन 2 डकैतों के सामना मुझे करने का मौका मिला, जिसमें एक चर्चित नंबर 1 में जो डकैत है कि बांदा का, उत्तर प्रदेश का ददुआ, शिव कुमार उर्फ ददुआ, उसका नाम शिव कुमार ददुआ, जिसकी पूरे 30 साल उसने राज्य किया, और उस 30 सालों के अंतराल में कहीं भी उसकी पुलिस फाइल में फ़ोटो नहीं है। और आप देखेंगे तो एक प्रकार से वो सामाजिक भी तरफ से जुड़ा हुआ था, एक तरफ से लोगों को लूटता भी था, बड़े लोगों को अगुवाई भी करता था, रंगदारियाँ वसूल करता था। और वहाँ का एक तेंदुपत्ता का व्यवसाय होता है, ठेकेदार ठेका लेते हैं, जो बीड़ियों का कारोबार होता है, उसका ठेका जिसको चाहता दिलाता था, जिसको चाहता था चुनाव में जिताता था,
पूरा मतलब इन्वॉल्व होके कई सौ करोड़ों का धंधा करता था वो पूरी तरीके से। और उस पैसे में से सामाजिक कार्य, शादियां भी जो है कुछ जाके गरीब लोगों को करवा देता था, तो लोकप्रियता भी ले लेता था। अगर उसके खिलाफ किसी ने मुखबिरी किया, एक बार एक ने मुखबिरी किया इनको पकड़वाने के, तो सोचिए कि गांव के चौराहे पर लटका के गर्दन काट के लटका दिया गया, निशंस एकदम हत्या। कि मतलब किसी की हिम्मत न पड़े कि इसका मुझे मुखबिर बने, इसीलिए उसको पकड़ना 300 साल तक बहुत मुश्किल काम हो गया। वो तो जब एसटीएफ गठन हुई उधर ध्यान गया काफ़ी चीज़ें सरकार की, तब उसमें वर्क सुनना शुरुआत हुआ, और उसमें करीबन 2-3 साल का वर्क लगा, 2-4 साल का वर्क लगा। मुखबिर बड़ी मुश्किल से तैयार किया गया। हम लोग जा करके 4-4 महीने बांदा में, मानिकपुर, सब उनके एरिया में, गेस्ट हाउसों में, प्राइवेट में जाके रुक करके, और वहाँ पर मुखबिर ढूंढ के कि जो उनके खिलाफ हों, कैसे हों, मुखबिर को ढूंढा और ढूंढ करके तैयार किया, फिर उस पर वर्क किया। और वर्क करते करते 3-4 साल के बाद 2007 में लगभग जुलाई के महीने में, और उनका हमारी और हम लोग टीम मिल करके उनके लगभग 30-40 लोग थे, जिसमें मेन 7-8 लोगों का वहाँ पर खात्मा किया गया। और वहाँ से जो है बिल्कुल अमन चैन हुई पब्लिक में। जो खौफ जो है 30 साल से व्याप्त था, वो चीज़ वहाँ जाके समाप्त। 30 साल में वहाँ पे पुलिस तो हो गई, लोकल पुलिस, तो वो लोग नहीं कभी मतलब उसके लिए आवाज़ उठाते थे, कुछ करते थे? पुलिस क्या रोल करती थी? लोकल पुलिस दरअसल संख्या में होती है कम, वो एक प्रकार से वहाँ पर लोकल वो मिल के चलते हैं। अगर वो मिल के नहीं चलेंगे तो वहाँ पर वो रह ही नहीं पाएंगे, उनको अकेले कहीं निकलना, कहीं वो नहीं, कहीं मार देंगे वो लोग तो समझो वही उन्हीं के बन के रह जाते, छोटे मोटे कामों के लिए रहते, एक औपचारिकता है। तो जब भी कोई बड़ा अभियान होता है, बड़ा काम करना होता है, तो बाहर की फोर्स आती है, पैरामिलिट्री आती है, या उत्तर प्रदेश की पीएसी आती है, वो कॉम्बिंग करती, वो उसको निपटाती है, क्योंकि लोकल पुलिस की बस की बात नहीं है। वो लोकल वहाँ पर उनको रहना होता है, तो वो एक प्रकार से उन्हीं के होते हैं। तो मतलब उनका कोई फायदा नहीं है उसका, कोई बस छोटे मोटे काम के लिए हैं, जो छोटे मोटे उन लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए कुछ नहीं है। संख्या उनकी कम होती है, अकेले निकलते रहते, वो कहाँ जल में रह के मगर से बाहर कैसे ले सकता है। तो जैसे हमने पान सिंह तोमर सबने मूवी देखी हुई है, तो उसमें जब वो देखा पान सिंह तोमर, जब वो डाकू जो उनका देखते हैं, तो ये उनकी अगर पूरी लाइफ हिस्ट्री देखी जाए कि फौजी आदमी था, घर में आया, हिस्सा नहीं दिया ज़मीन का, तो एक टाइम पे वो डाकू बन गया, डकैत बन गया। तो उसको देख के तो तरस आ रहा था कि हाँ था तो ये बहुत ही अच्छा आदमी, फौजी आदमी है, इतना अच्छा काम कर रहा है, दौड़ रहा है, फिट है, सब कुछ सही है, ईमानदारी इतनी है, विश्वास इतना है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने, उसके भाई ने, उसके परिवार ने उसको दगा दिया, धोखा दिया, तो तब जाके उसने हथियार उठाए। तो क्या हर डकैत की ऐसी कुछ कहानी होती है, या कुछ ऐसे ही बन जाते हैं कि हाँ बस? नहीं, ज़्यादातर इसमें 99% क्या, पूरे ज़्यादातर की कहानी यही है। क्योंकि पहले के समाज ही ऐसा, कल्चर ही था हमारे समाज का, कि जो बड़े लोग हैं वो बड़े रहते थे, वो छोटे को हमेशा दबा के रखते थे, सता के रखते थे, ऐसा पहले का कल्चर था। अब हमारी जो सरकार है, या अब जो है सचेत किया है कि सबको समान हो, काफ़ी इसमें सुधार हुआ है। ये परिस्थितियों बस ही बने हैं, ज़्यादातर डकैत उनके साथ हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बर्दाश्त कर लेते हैं, और वो परिस्थितियों को झेल जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और कुछ होते हैं स्ट्रांग होते हैं, तो लड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, चंबल में कूद जाते हैं बदला लेने के लिए। तो इस तरह से अगर हर व्यक्ति भी उतना जुनूनी हो जाए, तो फिर डाकू की लाइन लग जाती। लेकिन ये है कि कुछ लोग, जैसे बता रहे हो, फौजी थे, उनको लग गई बात है कि हमारे साथ इतना गलत हुआ है, हमको हिस्सा नहीं दिया गया, प्रताड़ित किया गया, हमारे परिवार के लोगों को मारा गया है, तो उन्होंने अपना जो है कूद गए और उन्होंने उठा लिया। क्योंकि फौजी थे, उनको हर चीज़ करना आता था, अंदर से आग थी, जुनून था। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बनते। लेकिन कुछ लोगों को लग जाता है, वो परिस्थिति बनते। लेकिन ज़्यादातर जो है डकैत की कहानी जो भी सामने निकल के आई है, वो परिस्थितियों बस बना। पर आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का रोल नहीं है, पुलिस की वजह से वो ऐसे बन रहे हैं? क्योंकि हम पान सिंह का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनके साथ जब ऐसा गलत हुआ, उन्होंने पुलिस में जाके किया, पर वहाँ से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपको लगता कि जो अगर मेन जड़ सारे उसकी देखी जाए तो पुलिस है? एक इंसान के साथ गलत हो रहा है, वो ऑब्वियसली वो इंसाफ मांग रहा है, जो वो कर रहा है, डाकू बन रहा है, वो तो लास्ट ऑप्शन है, पर पहले तो इंसाफ मांग रहा है। तो पुलिस उसको इंसाफ नहीं दे रही है, पुलिस कह रही है कि हाँ जल जाओ, कर लो जो करना है, पुलिस नहीं ध्यान दे रही है।
तो फिर उसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं डाकू बनूंगा, अब मैं जो मेरा मन करेगा वो करेगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर सारे को देखा जाए घुमा फिरा के जड़ पुलिस है? हाँ वाकई में, क्योंकि कानून व्यवस्था तो वाकई में काफ़ी जो है जर्जर थी। क्योंकि उस समय जो है, चाहे बेसिकली कोई मुखिया हो, कोई विधायक हो, कोई, उसका इतना दबाव होता है कि वो दबाव बस पुलिस वाला चाहते हुए भी वर्क नहीं कर सकता है। क्योंकि वर्क करता है तो तुरंत उसका 2 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके साथ कोई दुर्घटना जैसे उसके साथ हो रही है वो कहो उसी के साथ हो जाए। तो हर आदमी सेवा देश की तो करने आया है, साथ साथ सबके पीछे परिवार भी जुड़ा हुआ है। जब कोई एक्शन लेता है तो परिवार, क्योंकि उस पर पीछे अगर सरकार और समाज जो भी अगर इसका सहयोग नहीं होगा तो पुलिस वाला कैसे काम कर पाएगा। क्योंकि मैं खुद पुलिस में हूँ, पुलिस में था, तो कैसे वर्क कर पाए। तो कहीं न कहीं संख्या उनकी कम होती थी, ऐसी जगह वीरान जगह पोस्टिंग हो जाती थी, और बल कम होने की वजह से वो अकेले दुकेले जाए तो कब उनको पकड़ के मार दिया जाए। तो उनको भी अपने को बचा के चलना है, उन्हीं के बीच में रहना है। लेकिन अगर वही सरकार बल वहाँ मौजूद कर रखे कि 10-20 की संख्या में हो, अच्छे वेपन हो और अच्छा उनका सपोर्ट किया जाए, जैसे आज के समय में हो रहा है। आज के समय में योगी सरकार है जिसे पूरा सपोर्ट कर रही है पुलिस का, तो बिल्कुल एकदम खुल करके आदमी काम करता है, बैटिंग करता है, कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होता है कि हमारे पीछे सरकार खड़ी है, हम कोई गलत तो काम नहीं कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। उस समय सही भी काम अगर किया जा रहा है, लेकिन पीछे हमें कोई खड़ा नहीं है, तो खड़ा नहीं है तो मजबूरी, वो उसकी मजबूरी पड़ जाती थी, उसकी मजबूरी पड़ जाती है कि, और वो हावी हो जाते थे सब लोग। आज के टाइम पे और उसके टाइम पे आपने एक फ़र्क बताया कि योगी सरकार आने के बाद यूपी ऑब्वियसली बहुत चेंज आया है, चाहे खुल के आप लोग काम कर रहे हैं। और कोई चेंज ऐसा जो आपने देखा है कि पहले जो सरकार थी वो कितना दिक्कत दे रही थी और अब जो सरकार है वो कितना हेल्प कर रही है? कुछ फ़र्क और भी दिखे हैं आपको? हाँ, फर्क तो बहुत सारे हैं। चाहे सामाजिक रूप में हर चीज़ में विकास हुआ है, हर चीज़ में तरक्की देश प्रदेश करता ही जा रहा है जी। लेकिन असली जो पब्लिक का सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय निकल के आता है, यही चीज़ निकल के आता है कि रात में भी हमारे महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जा सकें, कहीं से आ सकें। तरह तरह के तमाम उन्होंने कॉल सेंटर, तमाम सारी चीज़ें मुहैया करा दी कि आप वहाँ से कॉल कर दीजिए, आपका नंबर ट्रैक होता रहेगा, जितनी देर आप घर से बाहर हैं सुरक्षित है। अगर आप कोई बात होती तो अपने आप पुलिस वहाँ पर पहुँच जाएगी। बहुत सारी सुविधाएं लॉन्च कर दिया, और जिसकी वजह से सब निश्चिंत रात दिन घूम सकते हैं, जा सकते हैं। जो कि पहले के समय में कितने क्राइम होते थे, कितनी दिक्कतें आती थी, घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। तो हर चीज़, चाहे मतलब आप देखिए कि विकास के रूप में देखिए, और सब विकास तो है ही है, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैं स्वतंत्र जी ना सकूं, चल ना सकूं, हमारे घर के लोग भी ना जा सकें। आज हमारी माँ बहन जा रही, कोई गारंटी नहीं कि रात में अपनी ऑफिस से सुरक्षित आएंगी कि नहीं आएंगी। माँ बहन सब एकदम संतुष्ट रहती हैं कि गई हमारी बेटी बहन, हमारा बेटा सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब पहले से अब में बहुत अच्छा हुआ इस मामले में। जैसे एक सीरीज आई थी मिर्ज़ापुर, बहुत डिमांड के बाद दूसरी उसका पार्ट 2 भी आया है। तो ये क्या रियल है जो दिखा रहे हैं कि बाहुबली होते हैं कैसे, क्या मतलब उसमें जब वो सीरीज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, इनको तो कुछ पावर ही नहीं है हाथ में, चलाई कोई और रहा है, बाहुबली प्रदेश चला रहे हैं। तो क्या ये रियल है, ऐसा होता था या हो रहा है? नहीं, ये जो मूवी बनी है एक प्रकार से पिछले दशक की वानी है, कि जैसे हम बता रहे हैं ना, सन 80 और सन 70 की बात बता रहे हैं, तब का ये उसके तर्ज पर है। मानिए कि आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको देख के लगता है कुछ नहीं। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहुबली है, कोई कुछ है, सब कुछ है, कानून है, सब कुछ है। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं इस सरकार में बहुत सारे मंत्री विधायक भी जुगाड़ लगा के थानों में करते, काम नहीं करा पाते। सीधा योगी का आदेश होता है कि सीधा डीजी से, सीधा कप्तान से कोई ऐसा अगर दबाव देता तो सीधा हमारे पास फ़ोन करिए, मतलब सीधा हमारे पास फ़ोन करिए अगर आपके कार्य में कोई बाधा डालता है। मतलब इतना स्ट्रिक्ट पहले के समय में था। तो कोई एक विधायक, एक प्रधान किसी पार्टी का कह दे तो उसका काम मान लिया जाता था। आज एक मंत्री का कहे गलत तरीके काम करने के लिए तो डीएमएससी कप्तान तुरंत साइड कर देते कि ना, मैं बस कि नहीं, सीधा बात कर ले मुख्यमंत्री से को। तो वो खाली मूवी है, वो किसी पुराने दशक की है कि होता था कभी, तो लोगों को मूवी बना के याद दिलाया जाता था कि ऐसा भी समय था और ऐसा भी समय होता था कि बाहुबली लोग होते थे। लेकिन आज के डेट में जितने बाहुबली हैं, ये तो जेल के अंदर है, ये तो सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर होके चुप्पे
बैठे हैं गुप्त कहीं मार के विदेश में कहीं पड़े हैं, उनको जान ही नहीं रहा कोई है। और जैसे वो बिल से, जैसे ऐसी कोई समाज, ऐसी सरकार, ऐसा कोई चीज़ है, जैसे वो बिल से धीरे धीरे निकलना शुरुआत हुई। लेकिन अभी सब है या तो जेल के अंदर या तो सिलेंडर। तो जैसे राइट्स हुए थे जब ये हिंदू मुस्लिम वाले तो अयोध्या में, तो ये किसके, आप उस टाइम पे पुलिस में थे, उस टाइम पे आप ऑर्गेनाइजेशन में थे, आपके हिसाब से कौन था इसके पीछे? मतलब कि ये कराने वाले कौन थे इसके पीछे? सरकार थी या आम जनता थी? हिंदू थे या मुस्लिम थे? ये जो है भाई, चूंकि अयोध्या कांड है तो इसमें मुस्लिम ही पक्ष लिया गया कि मतलब एक प्रकार से माना गया कि बाबरी मस्जिद है गिरा दिया गया। इसके पीछे कोई वैसा रूल नहीं है, एक सामाजिक जो वो है, तो ये लोग अपना आपस में आक्रोश में आए। जैसे मुस्लिम लोग अपना बम फेंकने लगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे, मार काट करने लगे, हिंदुओं के खिलाफ मंदिर तोड़ने जाने लगे, करने में तो एक समाज की तरफ से ही उठा। इसके पीछे कोई ऐसा राजनीति कुछ इसका माहौल नहीं था ऐसा, है ना। लेकिन क्या है कि कुछ सरकार ऐसी थी कि जैसे बहुत सारी बार कार सेवक आया, तो मुलायम सिंह सरकार थी तो उन्होंने जो है कार सेवकों पर गोली चलवा दिया, वो चलवा दिया। तो कुछ जो है राजनीति का भी पक्ष लेने का प्रयास किया गया। लेकिन जो ऐसे राइट होते हैं ये अचानक होते हैं, इसमें किसी का वो नहीं होता, ये तो धर्म को लेकर के ज़्यादातर होते हैं। जैसे बाला साहब ठाकरे ने तो क्लियर कट कहा था कि हाँ मैंने कराए हैं, तो ये सच है? मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ मैंने कराए हैं। मैं तो सीधा क्लियर कट बोलता हूँ। तो क्या था, थे वो इसके पीछे जो भी राइट जो भी हुए थे उस टाइम पे? नहीं, तो ये एक संगठन के हैं, ऐसे मुस्लिम संगठन के हैं, ऐसे इस संगठन के हैं। जब कोई ऐसी बात आती है और जब देखते हैं कि बवाल चालू, तो दोनों तरफ से होते हैं। वो अपने लीडरशिप की तरह से मुट्ठी बांध के कह देते हैं कि हाँ भाई स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। वो और आक्रोश है, आग वही है कि आग में और पेट्रोल डाल लिया गया। तो ये लोग दोनों पार्टियां जो दोनों है, विश्व हिंदू परिषद इधर मोहम्मडन, दोनों पक्ष जब आग में पेट्रोल और डालते हैं तो और तेज आग लगती है उसी समय में। तभी तो इनका नाम होगा ना, इनको कौन चर्चित होगा, कौन जान पाएगा। धीरे धीरे जो इनके लीडर हैं, जो मुखिया हैं, अगर इसमें कुछ लीडरशिप नहीं दिखाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो इनको कौन जान पाएगा। जो मान लीजिए पुराने लोग तो जानते हैं, नए बच्चे जो नई जनरेशन आते हैं वो कैसे जान पाएंगे? जब कुछ आग में मसाला डालेंगे तभी तो उनका नाम होगा, कौन करा रहा है, कौन करा रहा है। तो ये सब अपनी अपनी ख्यात प्राप्त करने के लिए, लोकप्रियता बनने के लिए सब ऐसा काम करते हैं, और उसमें हमारी जनता आपस में लड़ती है, मरती है, पिसती है, नुकसान होता है। आपको क्या लगता है, अगर मानिए जैसे अभी दोबारा इलेक्शंस होंगे, अगर योगी जी की सरकार नहीं आई, तो फिर क्या वापस वैसा ही यूपी देखेंगे हम जो पहले था? अब वो तो समय बताएगा कि क्या होता है। हो भी सकता है कि पहले से कोई चीज़ जब सुधार हो चुकी होती है तुरंत पटरी पर से गाड़ी उतना बिगड़ती भी नहीं है। कोई चीज़ बनाने में भी वक्त लगता है और किसी चीज़ को बिगड़ने में भी वक्त लगता है। जो अच्छी छवि बनी होती है उसकी बुरी छवि तक पहुंचने में भी वक्त लगता है। हो सकता है स्टेबल हो जाए, 2-4 साल तक उस छवि को धूमिल होते होते चलते चलते पता भी नहीं चलेगा, लगे कि ये भी सही चल रहे हैं। मतलब गलत होगा भी तभी इतनी जल्दी सामने आता नहीं, क्योंकि इतनी अच्छाई हुई है, इतने नेक काम, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही, समाज में खौफ व्याप्त है अपराधियों के प्रति, तो खुल के लोगों को आने में भी वक्त लगेगा और लगेगा कि नहीं इस सरकार का फायदा है, और फायदा दूसरे का हो रहा होता है, शुरुआत का होता है। तो ये तो सिचुएशन मौके का बताएगा क्या होता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो 10 साल 15 साल का कार्यकाल होता है, और कहा जाता है 21 दिन जो चीज़ हैबिट में होती है वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर 10-15 साल लोग नियम संयम से और भय मुक्त अगर रह लिए हैं, हो सकता है उनका संस्कार ही वैसा एक्सेप्ट कर ले तो वो बात कम ही आए। तो जो ये गेस्ट हाउस कांड हुआ था यूपी में, जब आप शायद मायावती जी की सिक्योरिटी में थे, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हुआ था, ये किसने कराया था? सही कह रहे हैं, उस समय मैं कमांडोज में ही था जी, क्योंकि लगभग 7 साल वीवीआईपी ड्यूटी में मैं कमांडो में रहा हूँ जी। और सिचुएशन बहुत ही मतलब जो है उसमें खतरनाक हो चुकी थी। और मैं सुरक्षा ड्यूटी में माननीय मायावती जी के में था, और उस समय पार्टियों में कुछ बहुत आक्रोश था, क्योंकि हम लोग ड्यूटी हर जगह करते हैं, तो हर जगह के मेन नेताओं के बारे में हम लोग सब जानते रहते हैं, सबकी गतिविधियाँ, सबकी कारपलारी, सबकी बातचीत, सबको आक्रोश, हर चीज़ हम लोग जानते हैं। तो उससे हमको एहसास हुआ कि इन लोगों की मंशा क्या है और ये लोग बढ़ रहे हैं इसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो चूंकि हम उतना विरोध खुल के कर रहे हैं, वो भी मेन लीडर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमको ये लगा कि अब माननीय जी को हमको लेके यहाँ से निकलना चाहिए। जो भगदड़ धक्का मुक्की होने लगा, लगभग
10 फीट करीब तक ये लोग आ गए, 7, 8, 10, 15 लोग मेन, तो फिर ऐसी जगहों में हम लोग तुरंत धक्का दे करके 5-6 लोग थे जो हम कमांडोज को, मायावती जी को तुरंत जो है साइड करके तुरंत गाड़ी में बैठाया, तुरंत 2 मिनट के अंदर हम निकल गए, 30 सेकंड के अंदर। और वो वाकई में जो ऐसा विस्फोटक स्थिति, सैकड़ों लोग मंच पर आ गए थे कि अगर 5 मिनट भी लेट हो जाता तो 100% बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। और उस पर एक उत्तर प्रदेश के लिए बहुत, या हम लोग कमांडो के रूप में भी एक बहुत बड़ा टीका लगता, जो कमांडो पर भी लोग विश्वास करना बंद कर देते। तो हम लोगों को मजबूरी है कि जिसकी प्रोटेक्शन में है 100% उसको सुरक्षित रखना ही है। ये हमारा NSG का फार्मूला है। अगर उस पर आँच आ गई तो हम पर नहीं आ चाहिए पर्सनल, वो किस पर उंगली उठी? जो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी सुरक्षा प्रणाली है NSG, उस पर उंगली उठेगी। तो हम लोग किसी भी तरह से किसी हद तक गुजरने के लिए तैयार है, लेकिन NSG पर एक बार भी कोई आँच आने नहीं देंगे, 100% उसको अंजाम देंगे। तो ये हुआ क्या था, मतलब इसमें ऐसा क्या था? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कहानी क्या थी, क्यों अटैक हुआ? क्या उन्होंने कोई ऐसा कुछ भाषण दे दिया था, ये क्या था इसके पीछे, या उनको खत्म करने के, बिल्कुल खत्म मारने के? उस समय पार्टी वो चर्चित में थी, उठान पे थी, तो हर एक दूसरे राजनीति में होता ही रहता है कि अगर ये गिर जाए तो हम परमानेंट उठ जाएं, भले अब समय आया उठ गई, है ना, लेकिन ये गिर जाए तो हम उठ जाएं। जो समय चर्चित में होता है, उठाव में रहता है, उसको लोग दबाने का प्रयास करते हैं, जिससे वो दब जाए तो हम ऑटोमेटिक उठ जाए। ये तो राजनीति में एक दूसरे के गिराना उठाना ये तो लगा ही रहता। भाषण में आप लगातार देख रहे होंगे, एक दूसरे का, कभी कांग्रेस उसका कटाक्ष कर रही है, वो उसका कटाक्ष कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो एक दूसरे के तो वो रहते ही हैं। लेकिन ज़्यादातर बड़े नेताओं में तो हमने देखा है कि मंचों पे तो एक दूसरे में करते हैं, लेकिन अंदर जा कर के एक रहते हैं। जो बड़े के टॉप 10 के जो 8-10 होते हैं, वो सब अंदर एक होते हैं। मतलब बाहर बेशक अलग अलग पार्टी है, लेकिन अंदर एक साथ चाय पी रहे हैं। अंदर उनकी भावना बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, अंदर एक साथ चाय पी, टॉप के जो, हाँ, ओके, कुछ लोग होते। तो फिर इसमें तो वो नहीं हो गया कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन अंदर तो फिर वही एक बेंच पे ही बैठे हैं? हाँ, नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि वो सीनियर है तो देश के प्रति, उसके प्रति वो बात करते हैं। बाकी तो जो भावना थोड़ा बहुत रहती है वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन आपसी में टॉप के हैं 8-10 तो वो ना रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यही 2-3 पार्टियां घूम फिर के हम ही आना है। तो आप देखिए, कभी भी बड़े नेता का कोई काम, कोई भी सरकार बन जाए तो कोई रुकता नहीं है ना, चाहे जो भी पार्टी हो, उनका कोई रुकता नहीं, उनका काम सब होता रहता है ना। आम आदमी का भले ही उसमें प्रभाव हो, क्योंकि उनको मालूम है कि आज नहीं कल ये आ जाएंगे तो कुछ हमारे भी काम हो जाएंगे, अर्जेंट वाले जो फंसेंगे। तो जैसे सरकारें बदलती हैं तो आप लोगों के तबादले भी बदलते होंगे? तबादले, हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि बहुत सारे, कि जैसे हम लोग हैं, जैसे सरकार बदलती है तो तमाम पोस्टिंग तबादले, लेकिन ख़ास तौर से हम लोग जैसे कमांडोज हैं तो इसमें भी कुछ बदलते हैं, लेकिन ज़्यादातर वही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कमांडो जिस मुख्यमंत्री के पास है, लगभग पहले से ही सेट हो जाते हैं, और लगभग 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से। जैसे आज जो है, अभी अब हमारे बीच में नहीं रहे, जैसे माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुलायम सिंह यादव जी थे, तो हमारे साथ के, हमारे बैच के 94 के कमांडो अभी तक उनके साथ में थे। माननीय कल्याण सिंह अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन 94 से जब से कमांडो लगे थे आज तक उनके साथ रहे हैं। क्योंकि एक बार जो मुख्यमंत्री कोई कमांडो बन जाता है तो चुन करके उसी समय में ले लेता है, और 1-2 साल पर जब उस पर विश्वास हासिल कर लेता है तो कभी भी अपनी सिक्योरिटी को चेंज नहीं करता है, कितना भी। जबकि NSG से रूल्स होते हैं कि 35 साल 40 साल के बाद हर हालत में कमांडोज को बदल देना चाहिए, क्योंकि एजेड हो जाते हैं, भाग दौड़ उनकी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं बदलते हैं। क्यों नहीं बदलते हैं? कि जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं ये सुरक्षा में सेंध की वजह से होती है। ये कहीं न कहीं किसी ने, जैसे आप इंदिरा गांधी कांड आप देखे होंगे, सुने होंगे, उसके बारे में सुरक्षा ही लोग मिल गए हैं। तो लगभग 10 साल 12 साल 15 साल जो रह लेता तो उसके आचरण से, व्यवहार से, बातचीत से, कार्यप्रणाली से रूबरू हो जाते हैं, उनको विश्वास, हाँ, ट्रस्ट हो जाता है। हाँ, तो उनको चेंज नहीं करते, 60-60 साल तक पूरा लिए रहते हैं उसमें कि हम इनसे सुरक्षित हैं। क्या कास्ट का भी होता है? क्योंकि जैसे यूपी बिहार ये वाले जो बेल्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, देखा जाता है। छूत अछूत ये बहुत ज़्यादा
पहले था, अब तो बहुत सुधार आ गया हाँ है। पहले आया पहले तो बहुत ज्यादा। तो क्या इसके बेसिस पे ऐसे मतलब वो होता है? क्योंकि सही है, जब मुलायम सिंह की सरकार आती है तो सब थाने में ये सो लगभग यादव ही हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, तो जनरली देखा ही गया है। तो इस तरह से इसमें भी है कि अब योगी जी की सरकार में हाँ, तो वो अपने परिचित या जानने वाले में जुगाड़ से लग जाता है, फोन से मंत्री से कि ये कमांडो अपना है, अपने एरिया का है, वो है, लग जाए। लेकिन जो पुराने लगे हैं जिस पर टेस्ट हो जाए तो उस पर जात बिरादरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर अगर उन्होंने 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल विश्वास कर लिया तो उनको टेस्ट हो गया, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको हो सकता है उनके बिरादरी से ज़्यादा बेटर हो, वो रह जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर होता है ये। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। क्या जैसे बिहार स्टेट है तो इसकी वजह से भी यूपी पे फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि यूपी स्टेट जो है, जैसे देखिए जो आसपास जो स्टेट होता है उसका बहुत असर पड़ता है। अगर हम जैसे पंजाब की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, ये असर डालता है जो आपके जिससे आप बॉर्डर शेयर कर रहे हो। तो क्या यूपी पे बिहार असर डालता है, कुछ फर्क पड़ता है उससे, क्राइम को लेके या और चीज़ों को लेके? हाँ, कुछ क्राइम है, क्रिमिनल है, तो जैसे वहाँ से यहाँ भाग आए, यहाँ से वहाँ चले गए, तो उनको क्योंकि कई हम क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मैं बिहार कई बार मैं गया हूँ। सीरियल बम विस्फोट जब ATS में था उसके विवेचना में बिहार से गया, बिहार में लगभग 10 दिन रहा हूँ, और 10 दिन रहने के बाद UP STF की तरफ से मैं रहा हूँ। और उसमें मैं एक बार तो ऐसा घटना हुआ कि मैं सिविल ड्रेस में था और अचानक एक अभियान में निकलता था, गाड़ी मेरी दूसरी तरफ से कि आप तुरंत आ जाओ, यहीं से रूम से मैं गन लेके वैसे चढ़ गया, सिटी बस में चढ़ गया। सिटी बस में जो है कंप्लेन कर दिया, अंदर आके गाड़ी आके हमको उतार लिया, थाने लेके गई, वेरिफिकेशन हुआ, तब जाके हम वहाँ छूटे, अपना अभियान हमारा छूट गया उसी में है। एसोसिएशन भाई प्राइवेट में कैसे तय लेके इससे चढ़ जाना, तो पब्लिक में हड़कंप तो मची जाता है, कौन आ गया, कोई आतंकी तो नहीं बस में चढ़ गया, लोगों ने फ़ोन कर दिया। तो वहाँ भी कई बार हम गए, तो होता है। लेकिन जो है हर स्टेट के अपने अपने रूल होते हैं, क्योंकि वहाँ का पुलिस का दायरा मैंने देखा एक अलग किस्म का है, एकदम बहुत लचीलापन है एकदम। आप जिस बारे में भी बता रही थी अपने यहाँ का, इसका हजारों गुना लचीला है। मतलब लचीला मतलब अपने ही थाने में ही पोस्टिंग होती है। अब बताइए कि जो अपने थाने में लोकल पोस्टिंग होगी वो आदमी क्या कर पाएगा। आप उस गाँव के बारे में जान रहे हो कि मैं चाचा है, वो हमारे वो है, तो कोई एक दूसरे पर कहाँ हो पाएगा, वहाँ सब लोकल रहते हैं ना, तो वहाँ पे पुलिस इज नथिंग। अपराध पूरी तरीके से हावी है अभी भी वहाँ पे पुलिस एकदम बहुत ढीलापन, लोकल कर रहे हैं, 2-3-4 लोग बस वही मिल मिला के अपना चलते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। मृत्युंजय शर्मा जी आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, उन्होंने काफ़ी कुछ लालू सरकार के बारे में बताया। तो क्या वो सच है कि उस टाइम पे उन्होंने जैसे बताया कि IAS IPS जो थे वो उनके ऐसे खड़े होते थे आगे, लालू जैसे बैठे होते थे आगे लाइन में खड़े होते थे, और ये सब होता था? अब वहाँ पर जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा तो हम इन्वॉल्व हुए नहीं, वो वहाँ से थे तो उनके बारे में और अच्छे जानते हैं। लेकिन जहाँ पर लचीलापन इस तरीके से है
तो ऑटोमेटिक ऐसा होना ही है, ऐसा होना ही है भाई। ये तो मान लो मुख्यमंत्री की बैठक अपने यहाँ ही भी होता है तो IAS IPS आते हैं, मीटिंगों में बैठते हैं, लेकिन यहाँ का एक रूल स्ट्रिक्ट होता है कि सभागार बैठती है, सैकड़ों लोग सब IAS IPS बैठते हैं, उसमें मीटिंग करते हैं, क्राइम की बात होती है, क्राइम कंट्रोल की बात होती है, आपके जिले में कितने क्राइम हुए, क्यों हुए, इतना कैसे हुए, स्ट्रिक्ट के बारे में बात होती है। और वहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं होती है कि भाई हमारे यहाँ का एक नेता उसने खड़ा हो, उसके आपने क्यों उसको रोक दिया, क्यों टोक दिया, उल्टा और उसको दबाया जाएगा तो वहाँ अपराध बढ़ेगा, और जहाँ पर उसको दावा जाएगा प्रशासन को तो वहाँ अपराध रुकेगा। दोनों जगह के सरकार से कार्यप्रणाली अलग है तो उसका रिजल्ट भी अलग रहेगा। आज के टाइम पे यूपी, जैसे आप यूपी से हैं, आज के टाइम पे आप लोगों की क्या सोच है कि अपने बच्चों को आप लोग यूपी में पढ़ाना चाहते हैं कि बाहर भेजना चाहते हैं? नहीं, हमारे हिसाब से तो हमारे बच्चे को बाहर क्यों, यूपी सबसे बेटर है, या जो और भी बहुत ही स्टेट है जहाँ पे अच्छी अच्छी अगर परीक्षाएं क्वालिफाई करते हैं, जाते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पे जाते हैं, दूसरे स्टेट में भी बहुत अच्छे अच्छे। बट जैसे आपने यूपी पुलिस में सर्व किया है, एक मानिए से एक फौजी है तो चाहेगा कि मेरा बेटा फौज में चला जाए, एक ऊपर रैंक पे जाए, ऊपर देखना चाहते हैं। आपने पुलिस में सर्व किया, यूपी पुलिस में, आप कभी चाहोगे कि आपके बेटे यूपी पुलिस में जाए या पोता कभी यूपी पुलिस में जाए? अब वो उनकी चॉइस है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? वो तो चॉइस तो पर्सनल चॉइस है। हम तो ये चाहेंगे कि हम जिस लेवल पे थे, हर माँ बाप के सपना होता है इससे 10 गुना ऊंचाई पर जाएं। हम तो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे ही लेवल पर रहें, अगर हमारे ही लेवल में आना है, इसके भी जो सबसे ऊंचा सर्वोच्च पद है वो पाए। हम तो यही हर एक माँ बाप। बट सेफ है, जा सकते हैं यूपी पुलिस में आपको? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन ये हमारी सोच रहेगी इसमें भी जाएं तो IAS IPS मतलब बड़ी पोस्ट पे जाए ना, ऐसे हिसाब से। इस हिसाब से भी हमने भी अपने बच्चों को एजुकेशन दिया, लेकिन लाइन भले ही उनकी चेंज हुई, लेकिन हमारे दोनों बच्चे ऑल इंडिया एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। एक IIT से M.Tech किया और एक ने क्लेट एग्जाम ऑल इंडिया निकाला, छोटा बेटा, और दोनों बड़े उसमें जो है गए। तो आपने जैसे नक्सलवाद जब था तब आपने सर्व किया हुआ है, आपने ऑपरेशंस किए हुए हैं, तो वो कोई एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि अब तो शायद बहुत ख़त्म हो गया है, अब तो एंड ही है। उस टाइम पे जब पीक पे था तब आप भी थे, तो आपने कैसे सर्व किया उस टाइम पे? क्या था, क्या रियलिटी क्या थी उनकी? नक्सलवाद के बीच में मैं गया, कई अभियानों में मैं रहा हूँ जी। जैसे यूपी का क्षेत्र है सोनभद्र, झारखंड, उससे बॉर्डर सटा हुआ, मैं वहाँ गया और लगभग 3-3, 4-4 महीना रहा वहाँ पर। तो वहाँ की स्थिति मैंने देखा कि जो है उन लोगों की ज़्यादातर मांग होती है, डिमांड होती है कि वहाँ पर विकास नहीं है, पब्लिक की जो मांग है, अस्पताल नहीं है, रोडें नहीं है, सड़कें नहीं हैं, सारी व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ पर। इस सब सारी चीज़ों की उनके नेता, उनका मांग होती है मुहैया कराना। और बहुत सारे लोग जो उसमें विलुप्त हो जाते हैं नक्सल में, उनका अंदर अंदर होता है कि ये ना बने रोड, क्योंकि अगर वो चीज़ बन जाती है तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा, आसानी से पुलिस वहाँ मौके पे पहुँच जाएगी, जिसको लाने में 5 घंटा लगेगा वो आधे घंटे में आ जाएगी। मतलब दोनों पक्षों में जाके ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और नक्सलवाद ये सोचिए घर घर है नक्सलवादी। हम लोग ड्यूटी में जब हम रहते थे जैसे सोनभद्र में, तो जहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर था, वहाँ पर समझिए 3 मंजिल का एक चौकी का एक बिल्डिंग बनी हुई थी, और उसमें तार का पूरा बहुत बड़ा सा लगा होता है, क्योंकि हम लोगों को जब ये एरिया निश्चित किया जाता है तो उससे बाउंड्री नहीं होती है ईंटों की, क्योंकि बाउंड्री का मतलब है कोई आदमी लेट कर रगड़ के आए तो दीवार के पास तक आ सकता है। और जब पूरी तारों की बाउंड्री होती है तो उसको मैं दूर से, लाइटें लगी रहती हैं बाहर से, दूर से मैं देखता रहता हूँ। और ये इतनी ज़्यादा तादाद में आते हैं कि इनको भी संख्या पर काबू करना मुश्किल है। 1000, 1,500, 500 लोग, और सब भाला, बल्छी, गांसा, बढ़ाई थी, ये सब मतलब ऐसे ही हथियारों से पूरा लैस होके आते हैं एकदम पूरा। और ये आप देखिए कि गांव में घुस जाएंगे तो आम आदमी वही, और वही रात में नक्सल बन जाते हैं, वही आपको रात में निकल आते हैं। तो उसमें काफ़ी समय रहा, और एक दिन तो बहुत वैसा हम लोगों को घटना होने वाली थी। उस समय उन लोगों को ऐसा आभास हुआ कि हम लोग जो है कहीं पर फायरिंग के लिए, कहीं पर हमारी टुकड़ी गई हुई थी, तो उनको भी गांव से पता हो जाता है, क्योंकि चर्चा में निकल ही जाता है। लोग चाय पीने जाते हैं, कहीं जाते हैं, अरे यार जल्दी चाय पिलाओ, जल्दी करो यार, कल हमको जाना है फायरिंग में, वहाँ पर 50-60 लोगों को जाना है, ऐसा है वैसा है। निकल गया, कल जाना है शाम को, और रात में लोग प्लानिंग बना दिए कि कल की रात में ये लोग रहेंगे नहीं, इनकी संख्या लिमिटेड रहेगी 5-7 लोग, और हम इस पर अटैक कर देते हैं, इनके सारे असलाह, यही उनका मकसद होता है, लूट लेते हैं। लेकिन संजोग ऐसा हुआ
कि वो फायरिंग डेट कैंसिल हो गई। ये हम लोगों का संजोग है कि वो फायरिंग कैंसिल हो गई, हमारे लोग नहीं गए, और नहीं गए तब उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने लोगों ने जो है आकर के पूरा सैकड़ों 200 लोग 500 लोग एकदम घेरते हुए चले आ रहे थे, बिल्कुल पास में टार्च। वो हम लोगों ने कहा सिचुएशन बहुत गलत हो गया है। और ऐसे सिचुएशन में हम लोगों ने कहा कि अगर नज़दीक आ जाएंगे, क्योंकि इनके मन में ये व्याप्त हो गया है, इतने लोग आने का मकसद ये क्लियर हो गया है, इनको ये सूचना दिमाग में बैठ चुकी है कि इनके यहाँ पर संख्या नहीं है, ये कैंसिल हुई है। लेकिन हम लोग सारे लोग हैं, हम लोग सैकड़ों लोग हैं। हम लोगों ने तुरंत एम्बुश लिया, कोई फर्स्ट मंजिल पर, कोई सेकंड मंजिल पर, कोई थर्ड मंजिल पर, सब झरोखे बनते हुए दीवालों में मोर्चा सारे लोगों ने ले लिया, LMG ग्रेनेड सारे उसमें। फिर ये किया गया कि इनके 100 मीटर आने से पहले चारों तरफ से जो है 10-10, 20-20 फायर कर दो, वाई फायर। क्योंकि हमारा भी मकसद है कि खाली अपना काम हल हो जाए। हमारा मकसद केवल इनको मारना नहीं है, कि इनको जो है डरा देना है, और डर करके इनका मकसद खत्म हो जाए और हम लोग हो जाए सेफ। तो हम लोगों ने उसको जो है हवाई फायरिंग किया, और वहीं से कंट्रोल हो गया। वहीं से वो लोग वापस चले गए कि ये लोग सतर्क हैं। 3 बजे रात की बात है, भोर में, कि जबकि सारे लोग सो जाते हैं। नक्सल एरिया में हम लोग अपने वेपन को अपने चारपाई पर सोने के बाद, ड्यूटी के बाद भी चार्ज करके पूरी तरीके से एकदम फिट करके सोता हूँ। आज भी मेरी 30 साल की आदत पड़ी हुई है कि आज भी हमारे बगल से अगर रात में कोई आहट टाइप निकल जाए, तुरंत जैसे उठ के बैठ जाता हूँ। इतना मतलब जो है 30 साल का जो है एक्सपीरियंस एकदम DNA में घुस गया है। 12-12, 14-14, 18-18 घंटे ड्यूटी करते हुए, और इतनी कठिन, दर्दनाक, डरावनी ड्यूटी करते हुए एकदम बैठ गया है कि आज भी साथ में वेपन लेके सोना एकदम सटा के, तो आज भी रहता है। तो वो नक्सल का बहुत मतलब घटना था कि अगर वाकई में वो सही होता, अगर हमारे 10 से 5 लोग होते, तो उस दिन कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली थी, जो बच गई। थैंक यू सो मच तिवारी जी, बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत, आपके तो 30 साल, आपने बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस देखे हैं। आज भी आप बिल्कुल इतनी सावधानी से सोते हैं कि हेड्स ऑफ, ये तो बहुत ही अलग चीज़ है। आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक पॉडकास्ट था ये, बहुत कुछ जानने को मिला। इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स हमारे दूसरे चैनल पे भी आपको देखने को मिलेंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। अगर आप पूरा पॉडकास्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो अगर आपका कोई फेवरेट पॉइंट है, टॉपिक है जो आप बार बार देखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप वो उस चैनल से देख सकते हैं। प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।